पवित्र शहर मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इन तीनों बड़े मुस्लिम देशों ने एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते डिफेंस डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते का सबसे खतरनाक और अहम नियम है, एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी ठीक वही रूल जिस पर पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नेटो काम करता है। और यही वजह है कि जानकार इसे दुनिया का पहला औपचारिक इस्लामिक नेटो बता रहे हैं। क्या है ये इस्लामिक नेटो? क्या ये इस्लामिक नेटो आगे और बढ़ेगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिर अचानक ये डील अभी क्यों साइन की गई? क्या पाकिस्तान दो बड़ी सैन्य शक्तियों को अपने पाले में लाकर भारत को घेरने की चाल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की की सेनाएं भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगी? और एक और सवाल यह भी यहां उठता है कि ओआईसी, जो कि दुनिया भर के 57 मुसलमान देशों का एक संगठन है, अब इन तीन शिया देशों या कहें कि इन तीन सुन्नी देशों की तरफ से जो ये एग्रीमेंट किया गया है, जो डील की गई है, क्या इसका दायरा और भी आगे बढ़ेगा और उसमें बाकी सुन्नी देश और शिया मुस्लिम देशों को भी शामिल किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण आज ये वीडियो रहने वाली है। आगे हम ऐतिहासिक समझौते के हर एक पन्ने को आसान भाषा में समझेंगे। तो वक्त हुआ है नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या यह समझौता मक्का में किया गया है, इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ है ये इस वक्त, इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, तनाव बढ़ा हुआ है, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं और आज ही हमले हुए हैं। इस डील से ठीक पहले सऊदी अरब पर हूतियों के और अमेरिका की अनिश्चित कूटनीति, उसने सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब को समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का हित सबसे पहले है और अमेरिका उसकी रक्षा करने से पहले खुद की रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है सऊदी अरब के ऊपर। जब मन चाह रहा है ईरान जहां मन चाह रहा है कर रहा है, मिसाइलों के, ड्रोन के। इस डील के पीछे तीनों देशों के अपने अपने बड़े स्वार्थ है, अपना अपना मतलब है। सऊदी अरब की बात करते हुए पैसा और सुरक्षा की तलाश कर रहा है सऊदी अरब के पास अकूत पैसा तो है, लेकिन उसकी अपनी सेना तकनीकी और रणनीतिक रूप से अमेरिका पर निर्भर रही है। अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर अनिश्चितता को देखते हुए सऊदी को एक मजबूत जमीनी सेना और परमाणु शक्ति संपन्न सहयोगी की जरूरत थी, जो उसे पाकिस्तान के रूप में मिला है। भले ही अमेरिका ने कहा हो कि हम परमाणु बम बनाने देंगे या परमाणु बम की सुविधा सऊदी अरब को देंगे, उसके ठीक बाद अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया था कि इजराइल के भी परमाणु बम को मान्यता मिलनी चाहिए। यानी कि अमेरिका हर तरफ एक शर्त लगा रहा है, तो इसलिए सऊदी अरब को समझ में आ रहा है कि रास्ता दूसरा खोजना पड़ेगा। तुर्की के लिहाज से क्या कुछ मायने रखता है? ड्रोन और रक्षा तकनीक का पावर हाउस है तुर्की खुद नेटो का सदस्य है, यानी कि नेटो वो यूरोप वाला, अमेरिका वाला, और अब ये इस्लामिक नेटो का सदस्य बन गया है और उसके पास अत्याधुनिक ड्रोन जैसे बैरक्टर और नौसेना की तकनीक है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से मुस्लिम दुनिया का मसीहा बनने का सपना देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनको माने और उनको सराहें। तीसरा, पाकिस्तान की अगर बात करें, परमाणु ताकत है और उसकी अर्थव्यवस्था कंगाल है। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं, एक विशाल पेशेवर सेना है, सऊदी का पैसा, और अगर तुर्की की तकनीक पाकिस्तान को मिल जाती है तो इस ट्रायंगल की अगुवाई पाकिस्तान करके बड़ी ही बुरी मंशा के साथ कुछ कर गुजर सकता है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। लेकिन यहां एक और बात गौर करने वाली है, इस गठजोड़ में शिया बहुल ईरान को बहुत या कहें कि पूरी तरह किनारे कर दिया गया है। यानी ये मुख्य रूप से सुन्नी बहुल देशों का एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जो पूरे मध्य पूर्व की कूटनीति को बदलने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं समझौते के सबसे मुख्य शर्तों की। इसे इस्लामिक नेटो क्यों कहा जा रहा है? तो इस रक्षा समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस का संकल्प लिया है। यानी अगर किसी चौथे देश ने पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की में से किसी एक पर सैन्य हमला किया, तो बाकी दो देश उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानकर उसकी रक्षा में आगे आएंगे, हर लिहाज से आगे आएंगे। इसमें केवल सैन्य मदद ही शामिल नहीं है, बल्कि तीन प्रमुख स्तंभ
पिलर्स तय किए गए हैं इस एग्रीमेंट के जरिए। वो क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे तीनों देश। जी हां, तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाएं नियमित रूप से एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियार का प्रोडक्शन करेंगे। तुर्की की रक्षा कंपनियां सऊदी के पैसे से पाकिस्तान में आधुनिक हथियार और ड्रोन असेंबली प्लांट लगाएंगी। तीसरी बात, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तीनों देश आपस में, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान। तीनों देशों की खुफिया एजेंसी जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, तुर्की की एमआईटी और सऊदी की जीआईपी सुरक्षा खतरों पर रियल टाइम डेटा साझा करेंगे कि किसी भी देश को कोई खतरा आपस में तो नहीं है। इस समझौते की खबर मिलते ही सबसे पहला झटका इजराइल को लगा है। क्यों लगा है? आइए समझते हैं। इजराइल पिछले कुछ सालों से अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सऊदी अरब के साथ अपने संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल को उम्मीद थी कि अमरीकी छत्रछाया में सऊदी अरब उसका दोस्त बन जाएगा, उसके साथ गलबहियां करेगा। लेकिन इस समझौते ने इजराइल के गणित को बिगाड़ दिया है। तुर्की का कड़ा रुख यहां पर देखने को मिला, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार इजराइल और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते रहे हैं। तुर्की का इस सैन्य गुट में शामिल होना इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। ईरान के मसले पर भी तुर्की लगातार अमेरिका को कुछ नहीं कहता, लेकिन इजराइल के ऊपर वो आक्रामक दिखाई देता है। पाकिस्तान का परमाणु फैक्टर भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल हमेशा से पाकिस्तान के इस्लामिक बम को अपने लिए एक अप्रत्यक्ष खतरा मानता रहा है। अब जब पाकिस्तान की सैन्य छतरी सऊदी तक फैल रही है तो इजराइल की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। 57 ओआईसी के इन मुसलमान देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, और इसीलिए पाकिस्तान इतराता है, पाकिस्तान गर्व करता है, पाकिस्तान फख्र करता है। और इजराइल को यह डर सताता है कि कहीं पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकवादी परमाणु बम को किसी आतंकवादी संगठन के हाथों के जरिए इजराइल के दुश्मन को ना थमा दें। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या ये नया समझौता भारत के लिए सीधा खतरा है, थ्रेट है क्या कोई? और क्या भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में तुर्की और सऊदी अरब हमारे खिलाफ जंग में उतरेंगे? तो भारत के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए ने इस घटनाक्रम पर पैनी नजर बना रखी है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर अगर देखें, कूटनीति को समझें, तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि क्या सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? सोचिए जरा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब और भारत के बीच पिछले एक दशक में रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। सऊदी का भारत के साथ 50 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। 26 लाख से ज्यादा भारतीय सऊदी में काम करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक आर्थिक रूप से बीमार देश है, जबकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सऊदी अरब ने इस समझौते में शामिल होते समय यह स्पष्ट रखा है कि यह समझौता रक्षात्मक, डिफेंसिव है, न कि किसी देश जैसे भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए है। तुर्की का क्या रुख होगा? क्या तुर्की भारत के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा लड़ने के लिए? तुर्की का मामला थोड़ा अलग है। तुर्की बहुपक्षीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है और उन्हें ड्रोन तकनीक भी बेचता है। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन उसने यहां भेजे थे, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। भारत ने तुर्की के रणनीतिक विरोधियों जैसे ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करके तुर्की को कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया। इन तीनों देशों के बॉर्डर तुर्की से मिलते हैं या वो तुर्की को फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए भारत तुर्की को के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। और तुर्की भी समझ गया है कि अगर भारत से पंगा लेंगे तो फिर मैं भी नहीं बचने वाला। निष्कर्ष यह है कि मक्का में हुआ समझौता पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक कार्ड जरूर है, लेकिन इसे भारत के खिलाफ सीधे सैन्य मोर्चे के रूप में देखना जल्दबाजी होगा। सऊदी अरब कभी भी भारत के साथ अपने खरबों डॉलर के आर्थिक भविष्य को पाकिस्तान के किसी दुस्साहस के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। फिर भी भारत को इस इस्लामिक नेटो की गतिविधियों, विशेष तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाली नई रक्षा तकनीकों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये त्रिपक्षीय समझौता मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा बनेगा, या फिर भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के आगे ये सैन्य ब्लॉक प्रभावहीन साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखिएगा।